हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 18 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे रिवीजन पॉइंट से। कल हम लोगों ने पढ़ा था 48वां कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया अर्जेंटीना ने, और भारत सरकार ने 1933 एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जो कि भारत का पहला टोल फ्री नंबर है फॉर एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दूसरा सश्रुतम शल्य संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित कराने का फैसला किया है। डीडी रोबोकॉन प्रतियोगिता ये निर्मा यूनिवर्सिटी जीत ली है। आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ था। 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगा करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इंदौर ने। उत्तराखंड के देहरादून में अपनी पहली बर्ड गैलरी की स्थापना उत्तराखंड सरकार ने की। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र वार्ता के द्वारा बनाए गए लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड की मेजबानी फिलीपींस को सौंपी गई। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियों को देने के लिए संशोधन किया है। 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर के साथ ट्विटर के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बने नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन पर दक्षिण कोरिया में समिट आयोजित किया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। दुनिया भर में न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जैसे दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, दो देशों के बीच में कोई क्राइम हो गया, कोई लड़ाई हो गई, या कोई ऐसा क्राइम क्रिमिनल हो गया जो वैश्विक लेवल का है, उसको यहाँ पर कटघरे में लाने के लिए और बाकी लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई वो याद दिलाता है 1998 की वो तारीख जब रोम संविधि को अपनाया गया था, और इसी रोम संविधि को अपनाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर बड़ा पूछा जाता है। कई कई बार तो मतलब तो याद रहता है कि द हेग द हेग द हेग, आप लोग पढ़ते भी आते होंगे द हेग। कई कई बार तो एग्जाम में मैंने देखा है, प्रैक्टिस सेट में ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और ऑप्शन में दे देगा नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड या जिनेवा, मतलब कुछ भी दे देगा और कोई देश। तो द हेग तो याद रहता है लोगों को, लेकिन द नीदरलैंड नहीं याद रहता कि नीदरलैंड के हेग में है। तो याद रखना नीदरलैंड। अच्छा, एक और नाम इसको कहते हैं, नीदरलैंड को डच कहते हैं, ठीक है ना। डच पहले इसे कहते हैं, मतलब यहाँ के निवासियों को डच लोग कहते हैं, जैसे भारत के लोग इंडियन कहलाते हैं, ऐसा यहाँ पर डच कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये भी। तो फिलहाल 17 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगला, यहाँ पर प्रमुख दिवस हैं जो जुलाई महीने में अभी तक आए हैं, जैसे 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया और डॉक्टर्स डे मनाया गया। इसके अलावा एसबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया गया 1 जुलाई को ही। और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, और आज 18 जुलाई है। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला दिवस, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरेला पर्व, हरेला त्योहार, ये दोस्तों मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सावन माह के आगमन के अवसर पर इसे मनाते हैं। तो सावन माह शुरू होने वाला है अभी, अब की बार जो सोमवार आएगा वहीं से सावन की शुरुआत हो जाएगी। तो उस सावन माह के, श्रावण मास के शुरुआत के अवसर पर यहाँ पर हरेला पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है, और ये खास करके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। इस टाइम बताया जाता है कि सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, और हरेला पर्व इसी अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है जी। तो इस बार 16 जुलाई को मनाया गया, लेकिन सावन आने का प्रतीक है ये, तो सावन माह मतलब अब आगे शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, यहाँ पर कुछ और महोत्सव हैं जो पिछले दिनों में आए थे चर्चे में, जैसे हेमिस महोत्सव, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हेमिस तत्सोत्सव भी कहते हैं, लद्दाख में होता है। लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस मठ है, ठीक है ना, हेमिस मठ भी है,
ये भी ध्यान रखना। और नेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क तो आप जानते हो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, तो लद्दाख में। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में हुआ। सागा दावा सिक्किम में, राजसी चिथराई केरल में, खेलंग महोत्सव मेघालय में हुआ और त्रिशूरपुरम केरल में आयोजित हुआ। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया। अब इसके बाद कितने पूर्णकालिक सदस्य और केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल किए गए? तो दोस्तों अभी नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है केंद्र सरकार ने और इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य और 15 केंद्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। सीईओ में भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस और सदस्यों में परिवर्तन देखा गया है। तो देखिए अभी पुनर्गठन किया गया नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में पहले जान लो। देखो पहले 5-5 वर्षों के लिए चलती थी पंचवर्षीय योजना, जो योजना आयोग के तहत की जाती थी। गठन किया जाता था पंचवर्षीय योजना, टारगेट बनाया जाता था 5 साल के लिए और उसके लिए काम किया जाता था। लेकिन फिर 1 जनवरी को 2015 को केंद्र सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया और नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग जो है ये लॉन्ग टर्म विजन पर है। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि बताओ जब योजना आयोग भंग किया गया, पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त किया गया, तो फिर जो आयोग गठित हुआ नीति आयोग, ये किस प्रकार के विजन को लेकर के ये समर्पित है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या लंबे समय के लिए? तो आप याद रखना ये एक लंबे समय को टारगेट बनाते हुए एक आयोग है, ठीक है ना, कमीशन है नीति आयोग। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष योजना आयोग की तरह ही इसमें भी बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं, तो इस बार भी अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष हैं अर्थशास्त्री सुमन के बेरी, ये पहले भी थे, ये अभी भी नियुक्त किए गए हैं, अभी मतलब ये रहेंगे कंटिन्यू। इसके अलावा वी बी आर सुब्रमण्यम जो हैं ये सीईओ हैं और ये सीईओ बने रहेंगे, ठीक है जी, अगली कोई आदेश तक सीईओ ये रहेंगे। यहाँ पर पूर्णकालिक सदस्य और मंत्रिमंडल के पदेन सदस्यों को यहाँ पर रखा गया है और बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को विशेष तौर पर ऑब्जर्वर के तौर पर रखा गया है। तो यहाँ देखो पूर्णकालिक सदस्य याद रखना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। वीके सारस्वत ये इसरो के पूर्व निदेशक और वैज्ञानिक रह चुके हैं। रमेश चंद्र कृषि अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर वीके पाल बाल चिकित्सक हैं। अरविंद वीरमणि ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। तो ये 4 को तो पूर्णकालिक सदस्य रखा गया है। और पदेन सदस्यों में राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री जो कि, अमित शाह जी गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान जी कृषि मंत्री, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री, ये 4 जो हैं गृह रक्षा कृषि वित्त, ये पदेन सदस्य हैं मंत्रिमंडल के, ठीक है। ऐसे बाकी भी और मंत्री शामिल हैं इसमें और इसमें सभी पार्टियों के हैं, ठीक है ना, जो सरकार में है एनडीए अलायंस की, बाकी जितनी पार्टियां हैं लगभग सभी बड़ी पार्टियों के सदस्य उसमें हैं। अगला, हाल ही में कहां पर एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो एशिया की पहली स्वास्थ्य रिसर्च या स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, इसका उद्घाटन किया गया फरीदाबाद में। फरीदाबाद में यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया है, जो कि दोस्तों आप जानते हो केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैकल्टी एट ये THSTI भी कहा जाता है, THSTI फरीदाबाद में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांस नेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एशिया की पहली, भारत की ही नहीं, एशिया की पहली हेल्थ रिसर्च प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। ये एशिया में पहली है, ग्लोबल रूप से 9वीं है और पैथोजन्स संभालने वाली सुविधा के रूप में इसे जाना जाता है। ये क्या होता है सर? तो इसमें देखो देश की जो भी छोटी पशु सुविधाएं हैं, छोटे पशु हैं, उनको 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 इलाज प्रोवाइड करने के लिए, उनमें प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, उनसे कोई नुकसान ना हो, कोई रोग ना फैले, इन सब के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए ये एक सुविधा है। जैसे चूहे, खरगोश, हैमस्टर, गिनी सुअर, इनकी प्रजातियों को रखना, सुरक्षित तौर पर वैक्सीनेशन करना, कोई बीमारी आ गई, कोई दिक्कत आ गई तो उसके लिए करना, ये सब के लिए एक ये सुरक्षात्मक स्तर के रूप में काम करता है, ठीक है। तो एशिया में पहली बार ऐसा शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में IMF द्वारा वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया गया? तो IMF आप जानते हो एक वैश्विक संस्था है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहले तो देश इससे उधार मांगने जाते हैं और फिर जब ये उधार दे देती है और जिस देश का सपोर्ट करने लगती है, फिर वो देश चिंता में आ जाता है।
ठीक है, क्योंकि इनका रूल रेगुलेशन अलग ही होता है। ये अगर लोन देंगे तो फिर ये कहते हैं कि भैया अपने यहाँ रेट भी बढ़ाओ, दाम बढ़ाओ चीज़ों के, टैक्स बढ़ाओ, ठीक है। तो आईएमएफ का ये काम होता है, प्रोसीजर होता है, क्योंकि उनको रिकवर भी करना रहता है। फिलहाल यहाँ पर हमारे देश के लिए तो इनको कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे ये केवल अनुमान ही बता सकते हैं। तो आईएमएफ ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है 7%, ठीक है ना, 7% अभी बताए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 बोला जाए तो समझिएगा कि 2025 लास्ट वाला, यानी कि 2024 से 2025 वाला, ठीक है ना। तो ये वाला जो चल रहा है करंट फाइनल ईयर, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है रेट। वहीं आरबीआई ने ये प्रोजेक्ट किया है 7.2%, ठीक है, आरबीआई का 7.2%, आईएमएफ का 7%। आईएमएफ इससे पहले बताया था 6.8%, लेकिन अब बढ़ा करके 7% कर दिए हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट है क्या, जो लोग नए स्टूडेंट हों, नए शुरुआत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं बताऊंगा, बार बार बताऊंगा। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है सर? देखो, अगर कोई देश है, वो देश किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर मतलब समझ रहे हो ना, 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इंडिया में यही फाइनेंशियल ईयर होता है। चाइना में कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर दोनों एक ही है, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। यहाँ पर अपने यहाँ ये फाइनेंशियल ईयर है, तो अब इसी एक फाइनेंशियल ईयर में अपने देश भर के अंतर्गत जितनी भी सर्विसेज का और जितने भी प्रोडक्ट्स का उत्पादन हुआ है ना, उसी को कहेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन अब वो किस दर से बढ़ रहा है, कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, वृद्धि दर क्या है, यही अनुमान लगाते हैं। तो अपने यहाँ की जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो है 7% अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। क्लियर, बात समझ में आई? चलिए आगे। हाल ही में हुए चुनाव के पश्चात पॉल कागमे को कौन सी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो पॉल कागमे ये बन गए दोस्तों चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति। और देखो इंटरेस्टिंग क्या है पता है, इनको वोट मिला है 99.15%। मतलब देखो, पिछली बार 98.79% वोट पाए थे, इस बार 99.15% वोट पाए हैं। ये यहाँ पर अजीब ही है, बढ़िया है, सही है। देखो ये चौथी बार, ये थोड़ा सा ये एडजस्ट नहीं हो पाया है। तो देखो ये बन गए हैं चौथी बार यहाँ के राष्ट्रपति पॉल कागमे। ओके, तो ये रवांडा के राष्ट्रपति होंगे और 9 मिलियन लोगों ने वोट भी किया। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है सबसे ज़्यादा कि 9 मिलियन से ज़्यादा लोग इनको वोट किए हैं और उनमें एक तरफा वोट पड़ा हुआ है रवांडा के लोगों ने। रवांडा दोस्तों एक अफ्रीकी कंट्री है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको वर्ल्ड मैप में। इसकी राजधानी किगाली होती है, मुद्रा इसकी होती है रवांडियन फ्रैंक। तो पिछली ये 4 बार से जीतते आए हुए हैं, मतलब 4 बार जीत चुके हैं, 2003, 2010, 2017 में जीते और अब 2024 में जीत गए। क्लियर, चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं है कहाँ रवांडा। वर्ल्ड मैप में अगर आप आएंगे तो देखेंगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आना है दोस्तों सबसे पहले आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये रहा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में आप विक्टोरिया झील के पास आ जाइए। विक्टोरिया झील कहाँ है साहब? यहाँ है, ठीक है, ये है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया के बगल में ही आपको देश दिखेगा बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। तो यहाँ पर ये रवांडा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहीं पर ये चुने गए हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पिछले दिनों में कुछ और भी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह नियुक्त किए गए थे, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे केपी शर्मा ओली चौथी बार ये प्रधानमंत्री बने नेपाल के, ये भी ध्यान रखना। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेस्कियान बने। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री कीर स्टारमर बने। ये चारों ही याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 4 के 4 नए हुए हैं अभी नियुक्ति। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा बने हैं। चैड प्रधानमंत्री अल्लाह माए हलीना बने हैं, उनके राष्ट्रपति महमूद इदरिस डेबी बने हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति टोलेम बने हैं। अगला, हाल ही में पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीत लिया है दोस्तों ग्रेटा गेरविग ने। ग्रेटा गेरविग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये हैं फिल्म मेकर और ये किस फिल्म की को बनाया है इन्होंने? बारबी। बारबी आपने देखा होगा जब ओपेनहाइमर मूवी आई थी, तो उसी ओपेनहाइमर मूवी के दौरान ही बारबी मूवी भी आई हुई थी। तो 2 हॉलीवुड मूवियाँ थी, वो पूरा धमाल मचाई हुई थी। ओपेनहाइमर तो आपने देखा हर प्रकार के अवार्ड जीती, ऑस्कर से लेकर के गोल्डन ग्लोब से लेकर के हर प्रकार के विजेता बनी। बारबी एक और मूवी थी, वो अवार्ड्स तो नहीं जीती लेकिन पैसे खूब बनाए इसने, बारबी मूवी ने। बारबी मूवी की खास बात ये थी कि ये बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन की कमाई करी
मतलब $1 अरब की कमाई करी। दूसरी बात ये कि ये पहली ऐसी विमेन निर्देशित यानी कि महिला डायरेक्टेड ये फिल्म थी जो $1 बिलियन का क्रॉस करी हुई है, मार्केट बनाई है की है। तो इसकी जो डायरेक्टर हैं ग्रेटा गोरविक, इनको मिला है पायनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड। किसके द्वारा मिला है? बिल रोजर्स मोशन पिक्चर्स पायनियर्स फाउंडेशन के द्वारा। तो ये लेडी बर्ड, लिटिल विमेन और बारबी जैसी फिल्मों की निर्माता हैं। अगला, हाल ही में किस बैंक ने 444 दिनों के लिए अमृत वृष्टि स्कीम शुरू की? तो देखो, अभी हाल ही में एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 444 दिनों के लिए अमृत वृष्टि स्कीम शुरू की है। अमृत वृष्टि स्कीम जो है बेसिकली सेविंग के लिए या कहें कि एक एफडी टाइप का फिक्स डिपॉजिट के लिए एक स्कीम है। तो अमृत वृष्टि स्कीम के तहत क्या होगा, 444 दिनों के लिए लोग पैसे जमा कर सकेंगे और उनको ब्याज परसेंटेज मिलेगा 7.25%। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 7.75% पा सकता है वो ब्याज इस पर, ठीक है ना। लेकिन 444 दिनों के लिए होगा, मतलब कि 365 दिन से ज्यादा, यानी कि 1 साल से ज्यादा का ये स्कीम होगा। तो एफडी वाला स्कीम है, मतलब बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों के लिए उतना नहीं भी याद करोगे तब भी चलेगा ये। यहाँ पर ये लास्ट लाइन याद रखना दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष आ गए हैं, पुराने अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, अब नए अध्यक्ष हो गए हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, ठीक है। इनका नाम आपको याद रखना है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं। दिनेश खाराजी गए। कजाकिस्तान में आयोजित 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो अभी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुआ 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड। इसमें भारतीय टीम ने कुल 4 मेडल जीते हैं। 4 मेडल में दोस्तों एक तो है गोल्ड मेडल, और 3 है आपका सिल्वर मेडल, ठीक है ना। तो टोटल हो जाता है 4 मेडल जो भारतीय टीम ने जीते हुए हैं। इंडिया साइंस एट 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड इन कजाकिस्तान। तो भारत ने अपना परचम लहरा दिया है। 7 जुलाई से 13 जुलाई तक यहाँ पर आयोजित किया गया है। स्वर्ण पदक विजेता में अगर बात करें तो मुंबई के वेदांत साकरे हैं गोल्ड मेडलिस्ट, ईशान पटनेकर रत्नागिरी के, श्रीजीत शिवकुमार चेन्नई के और यशस्वी कुमार बरेली के, इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। अगला, स्वदेशीकरण की तरफ एक और कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितनी वस्तुओं को लिस्ट किया है? तो देखो, डिफेंस मिनिस्टर ने या कहें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी हाल ही में 346 ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की है, जो बताया गया है कि अगर डिफेंस इक्विपमेंट आप कहीं परचेज करना चाह रहे हो तो आप यहां से करो, ठीक है। हम लोग इन चीजों को भी बनाएंगे। अगर आपको याद हो तो आज से लगभग साल भर पहले, मुझे याद आ रहा है साल 1.5 साल पहले बताया था मैंने, जब इन्होंने लिस्ट जारी करना शुरू की थी, कि बहुत सारे प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की कि भाई अगर इन सामानों को लेना है ना तो आपको दूसरे देश से नहीं मंगाना होगा, ये डिफेंस इक्विपमेंट अब भारत में बन रहे हैं और आप यहीं पर ऑर्डर कीजिए। तो इससे क्या होगा, ये डिफेंस इक्विपमेंट में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकेंगे। अब हम लोग का फोकस है कि डिफेंस इक्विपमेंट ना सिर्फ बनाएं बल्कि विदेशों में बेचे भी। मतलब अब हम लोग की खरीदने वाली नीति बदलकर बेचने वाली नीति पर जा रही है डिफेंस इक्विपमेंट में। तो इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर बनने की तरफ है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करते हुए इन्होंने कुछ और इंडिजीनियस प्रोडक्ट की लिस्ट जारी की है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो अभी तक 12,300 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा सका है पिछले 3 वर्षों में। स्वदेशीकरण का मतलब यही हुआ कि इन प्रोडक्ट को अब बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा, इनका हम लोग भी प्रोडक्शन करने लगे हैं, ठीक है ना। तो 346 की अभी 5वीं लिस्ट जारी की गई है। तो इससे पहले 4 लिस्ट में 12,300 प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगले 5 वर्षों में हम लोग डिफेंस विनिर्माण में $25 बिलियन का कारोबार हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके अलावा रेलवे साइंस की ई बुक है दोस्तों, आ गई है। जिनको लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1100 प्लस क्वेश्चन हैं। इसको अगर आप अगर जबरदस्त तरीके से पढ़ डालें ना तो आपका स्कोर निश्चित ही बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये उपलब्ध है। हमारी सभी ई बुक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध होती हैं। जिनको हाफ ईयरली लेना है करंट अफेयर वो हाफ ईयरली ऑर्डर कर सकते हैं। आपको
इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और इसी पर व्हाट्सएप करने के बाद आपको क्यूआर कोड भेजा जाएगा, वहां पर आप पेमेंट करोगे और आपको ई बुक हाथों हाथ भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर ही। ठीक है जी। और जिनको ऑफलाइन बुक लेनी है वो ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजन पर अवेलेबल है। इसके अलावा लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें अगर, तो विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम के बारे में मैंने कल पूछा था कि किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये ग्रीन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता था, तो बाराबोवा क्रेजिकोवा ने जीता था। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है साउथ कोरिया की राजधानी क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। पीएम मोदी ने किस वर्ष ट्विटर ज्वाइन किया, ये भी आप बता दीजिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हुए हैं, सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले नेता बने हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, एमजेटी ऐप का आप लिंक डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे, वहां से एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर फ्री क्विज और पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाएगी, तो टेलीग्राम से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।